जोहार दोस्तों, और जेके स्टडी चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आजकल जो हम लोग जो सेगमेंट देख रहे हैं वो है आपका जीके से संबंधित, है ना। जीके से संबंधित हम लोग देख रहे हैं जो झारखंड के ही प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो जेएसएससी हो, जेटेट हो या जेपीएससी हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी जॉब हैं उन सब के लिए भी ये वाला जो सेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के, तो उन सबों तक ये वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ताकि हर एक कोई इस वीडियो को देख पाए और नॉलेज गेन कर पाए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए स्क्रीन में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हम सबों को कहाँ देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। ऑप्शन देखिए, नीलगिरी पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी, नललमाला पहाड़ी या नर्मदा घाटी। क्या होगा इसका सही जवाब? तो जो हमारा देश भारत है उसमें जो सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य मिले हैं वो हम लोगों को देखने को मिला है नर्मदा नदी घाटी के आसपास। ठीक है, नर्मदा नदी घाटी के आसपास हम लोगों को ये देखने को मिला है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। और ये जो नर्मदा घाटी है वो आपके मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। और ये जो नर्मदा घाटी है जहाँ पे हम लोगों को मानव सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, मानव सभ्यता का रहने का जो साक्ष्य मिलता है, उसकी जो खोज किया गया वो किया गया 1982 ईस्वी में। ठीक है, 1982 एडी में हम लोगों को ये खोज करके पता चला कि भारत में सर्वप्रथम मानव के रहने वालों के साक्ष्य हम लोगों को नर्मदा नदी घाटी के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी मानव सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है। जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो भारत की सबसे प्राचीन, भारत नहीं कहेंगे, भारतीय महाद्वीप जो है उसका ये सबसे प्राचीनतम नगर सभ्यता है और ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता है। और जो सबसे पहला जो सभ्यता हम लोग जिसको देखते हैं वो है मेसोपोटामिया। ठीक है, ये भी याद रखिए, क्वेश्चन में आ सकता है मेसोपोटामिया, जिसको हम लोग वर्तमान में आजकल हम लोग इराक के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में जाते हैं। इसमें क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो ये गैर नहीं होगा, यहाँ पे होगा आर्य। ठीक है, मिस टाइप हो गया, ये आर्य सभ्यता थी। क्वेश्चन में डाउट लग रहा है फिर भी थोड़ा, चलिए फिर भी हम लोग देखते हैं इसको। ये नहीं होगा, चलिए इसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन में कि अच्छा एक मिनट, हाँ ये आर्य ही होगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता एक आर्य सभ्यता थी। चलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा मिस टाइप हो गया है। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट जो होगा उस पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गजनवी से रिलेटेड है। मोहम्मद गजनवी ने, बहुत मिस टाइप हो गया है, ठीक है माफ कीजिएगा। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था, उनका एम क्या था, ये हम लोगों को बताना है। साम्राज्य विस्तार करना था, धन लूटना था, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना था, या हिंदू शाही शासक जयपाल की मदद करना था, सहायता करना था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो मोहम्मद गजनवी का जो भारत पर आक्रमण करने का जो उद्देश्य था वो था धन लूटना। ठीक है, क्योंकि जो हमारा देश भारत है उस वक्त
काफ़ी धन थे यहाँ पे, काफ़ी ये एक अमीर देश कहलाता था, जिसको हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य में सोने की चिड़िया करके हम लोग जानते थे, है ना। तो इसलिए मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया ताकि वहाँ पे धन को लूट सके, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में ये भी जान लेते हैं कि जो मोहम्मद गजनवी जो हैं वो भारत पर 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक उन्होंने 17 बार आक्रमण किए हैं भारत पर, ठीक है। 17 बार मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए थे और यहाँ से उन्होंने काफ़ी धन को लूटा था और काफ़ी मंदिरों को भी तहस नहस भी उनके द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित की, माने शिफ्ट की, अपनी राजधानी को कहाँ शिफ्ट की? आगरा किया, दिल्ली किया, मुल्तान किया या अजमेर? इल्तुतमिश ने जो अपनी राजधानी है उसको लाहौर से शिफ्ट करके कहाँ किया? आपका दिल्ली, जो वर्तमान में हमारी देश की राजधानी भी है। और उस वक्त जो कहा जाता था कि जो कोई दिल्ली पे अधिकार जमा लेता था वो पूरे देश पर अधिकार जमाने का वो काम करता था। मतलब अगर कोई दिल्ली पे शासित हो गया तो वो पूरे देश पे शासन करता था। जैसा वर्तमान समय भी हम लोग देखते हैं कि हमारे देश का जो मुख्य जो शासन का जो केंद्र होता है वो हमारा दिल्ली में ही होता है और वहीं से पूरे देश को अधिकार चलाया जाता है, शासन चलाया जाता है। जो तत्कालीन जो भी पार्टी राज करता है वो पूरे दिल्ली से ही पूरे देश पे शासन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक कथन है यहां पे, एक कथन है, भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है शेर की तरह एक दिन बेहतर जीना। भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है एक बेहतर जिंदगी जीना। यह कथन किसका है आपको बताना है, ठीक है। हैदर अली का है, टीपू सुल्तान, हेक्टर मुनरो या क्लाइव, किसका है? तो ये जो कथन है भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह बेहतर जिंदगी जीना, वो कहा था टीपू सुल्तान ने, ठीक है। टीपू सुल्तान का यह कथन है और उनके ये कथन से भी हम लोगों को प्रतीत होता है कि वो कितने निडर व्यक्ति थे, है ना, निडर थे, ठीक है, निडर व्यक्ति थे। और उनको जो निडरता जो है उसका जो उन्हें जो डर नहीं लगता है, इसी को देख के उन्हें शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। शेर ए मैसूर भी उनके निडरता को देख के उसके उपाधि दी गई। और वही एक पहला व्यक्ति था जिसने युद्ध में लड़ने के लिए रॉकेट का प्रयोग किया था, ठीक है, रॉकेट का प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो बंदोबस्त है, भारत में जो ये जो व्यवस्था था आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का है, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का। तो ये जो भारत में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था, बंदोबस्त था, तो शुरू किए जाने से संबंधित मतलब किसने किया है ये आपको बताना है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया है, कर्नल रीड ने किया है, थॉमस मुनरो ने किया है या इनमें से कोई नहीं। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त को शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो आपके कर्नल रीड को जाता है, ठीक है, कर्नल रीड को जाता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ये भी माफ करिएगा, थोड़ी सी जानकारी ये भी ले लेते हैं कि जो कर्नल रीड जो हैं उन्होंने यह जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसको लागू किया था 1792 ईस्वी में, ठीक है, 1792 ईस्वी में। मगर वहां पे हम लोग एक ऑप्शन में देखे थे
मुनरो, ठीक है, मुनरो, रॉबर्ट मुनरो। तो वो जो थे उसमें मद्रास के वे गवर्नर थे, ठीक है, मद्रास के गवर्नर थे। तो उन्होंने ये देखा कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो टैक्स कलेक्शन के लिए ये बंदोबस्त किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने 1820 ईस्वी को पूरे मद्रास पे लागू कर दिया था इस व्यवस्था को, ठीक है। और आप सबों को बताते चलूं कि ये जो बंदोबस्त जो हम लोग देख रहे हैं, वो भारत में 3 तरह के बंदोबस्त उस समय चल रहे थे। पहला तो आप था स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। उसके बाद दूसरा जो था वो था महलवाड़ी, महलवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है। और तीसरा जो था वो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है। और आपको बताते चलिए जो बंदोबस्त था, स्थायी बंदोबस्त जो था वो आपका बिहार मतलब बिहार, ठीक है, बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल, और आपका उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के क्षेत्र के लिए स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था, ठीक है। और ये जो महलवाड़ी व्यवस्था जो है आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट इलाका है, जिसमें आपका गुजरात, राजस्थान, आपका महाराष्ट्र, ये सब आता है, उस क्षेत्र के लिए महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। और ये जो रैयत है आपका साउथ इंडिया के लिए किया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ब्लैक होल से संबंधित है। आपको सभी जानते हैं ये ब्लैक होल क्या होता है। तो इसकी जानकारी जो सबसे पहले हम लोगों को किसने दी थी आपको बताना है, किसके द्वारा हम लोगों को ये जानकारी मिली ब्लैक होल के बारे। मेघनाथ साहा के द्वारा, सीवी रमन के द्वारा, एस चंद्रशेखर के द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा ये जानकारी हम लोगों को मिली थी? तो जो ब्लैक होल है उसकी जो जानकारी हम लोगों को देखने को मिलती है वह सबसे पहले एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और ये जो एस चंद्रशेखर जो हैं वो अमेरिका में रहते थे और अमेरिका में वे एक खगोलविद के रूप में थे, ठीक है, भारतीय अमेरिकी खगोलविद थे, ठीक है। और उसके इस कार्य के लिए जो ब्लैक होल की जो उन्होंने डिस्कवर की थी उसके लिए उन्हें 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो भी भौतिकी क्षेत्र में, ठीक है, भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आपके चंद्रशेखर को, ठीक है। और कब किया गया था? 1983 ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं। ये आपका एनसीईआरटी भूगोल का जो क्वेश्चन, वैसे सारे क्वेश्चन आप हम लोग एनसीईआरटी के ही से देखते हैं, है ना। जितने भी हम लोग जीके देखते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, साइंस हो, एसएसटी हो, सारे कुछ आपका एनसीईआरटी सीबीएसई से ही रहता है, ठीक है। तो इसी में से एक क्वेश्चन है ज्योग्राफी का कि तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तारों के समूह को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा कहा जाता है, गैलेक्सी कहा जाता है, या ब्रह्मांड कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे जो तारों के जो समूह होते हैं, तारों के जो समूह होते हैं उसको हम लोग गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। और गैलेक्सी जो हैं हमारे ब्रह्मांड में कई मतलब भारी संख्या में है। जो ब्रह्मांड में लगभग हमारा जो गैलेक्सी है वो 100 अरब के लगभग है गैलेक्सी। और हमारा जो प्रत्येक गैलेक्सी में मतलब 100 गैलेक्सी है ना, तो उसमें से लगभग 100 अरब तारे हैं प्रत्येक गैलेक्सी में, ठीक है। प्रत्येक गैलेक्सी में 100 तारे हैं। अगर हम 100 गैलेक्सी को मतलब कर देंगे तो अरबों से ऊपर आ जाएगा, है ना। और जो कहा जाता है जो हमारी जो पृथ्वी है वो जिस गैलेक्सी में है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आकाश गंगा भी कहते हैं, ठीक है, आकाश गंगा, ठीक है। हमारी जो पृथ्वी है वो आकाश गंगा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में
जोरम मेगा फूड पार्क बन रहा है? किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क बन रहा है? अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, गुजरात में, मिजोरम में। तो ये जो जोरम मेगा फूड पार्क है वो सिक्किम राज्य में बन रहा है। ठीक है, सिक्किम राज्य में बन रहा है और इसका जो उद्घाटन किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये जो मेगा फूड प्रोजेक्ट जो पार्क बन रहा है उसका जो लागत है वो 50 करोड़ रुपए का है और ये जो पार्क है वो 55 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, और ये जो है सिक्किम के कोलासिब जिला में स्थित है, कोलासिब जिला में। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया? किस राज्य में ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया? आंध्र प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। तो ये जो ऑपरेशन मुस्कान है वो आपका आंध्र प्रदेश में चलाया गया, आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा। ठीक है, आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा यह अभियान चलाया गया था, आपको ये भी जानना आवश्यक है। तो अभी हम लोग जो देख रहे थे ऑपरेशन मुस्कान के बारे, तो ये जो ऑपरेशन है वो बाल मजदूरी करने वालों के खिलाफ में था। ठीक है, और इस अभियान के तहत 2739 बच्चों को इस बाल मजदूरी से बचाया गया, छुड़ाया गया था। और ये जो था वो कोविड-19 के दौरान किया गया था, जब कोविड-19 पूरा चल रहा था। ठीक है, 2019 से 20 आसपास में ये किया गया था। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है, आज का जो सेशन है उसको यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। तो आप लोगों को पसंद आया है अगर वीडियो, तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को, जो नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा उसको आप प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि इसका जो वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए जेके स्टडी चैनल के साथ। तो आज के वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। आप लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।